बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माई चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट की हुई है असेंबली लैंग्वेज लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट और आज हमारा है लेक्चर नंबर 7। तो प्रीवियस लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया और आज हमने स्टार्ट करना है असेंबली लैंग्वेज का चैप्टर नंबर 2 और जिसका नेम है x86 प्रोसेसर आर्किटेक्चर। ठीक है, तो अब मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। इफ़ यू आर विजिटिंग माई चैनल फर्स्ट टाइम सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके जी, लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। ओके जी, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, बेसिक कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर डिज़ाइन। कि बेसिक माइक्रो कंप्यूटर डिज़ाइन क्या है। इसमें सबसे पहले हमारे पास चीज़ है सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, और जिसे हम क्या कहते हैं, CPU। जिसे हम क्या कहते हैं, CPU। और CPU में हमारे पास क्या चीज़ें होती है, सबसे पहले CPU में हमारे पास होता है रजिस्टर। रजिस्टर के बाद होता है हमारे पास ALU, CU एंड क्लॉक। ये जो हमारे पास रजिस्टर्स है ना, रजिस्टर्स हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास CPU के अंदर की मेमोरी है। ये तो सबसे पहले कोई भी चीज़ अगर CPU में आती है तो सबसे पहले वो कहाँ पे स्टोर होती है, रजिस्टर में। और उसके बाद आती है बात ALU की। ALU को हम बेसिक दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। ALU स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और फर्स्ट पार्ट इसका होता है AU अर्थमेटिक यूनिट, और सेकंड पार्ट होता है हमारे पास LU। अर्थमेटिक यूनिट में क्या होता है कि हमें जितने भी अर्थमेटिक काम करने होते हैं, जितनी भी कंप्यूटेशंस करनी होती हैं, प्लस माइनस जितना भी हमारा कैलकुलेशन वाला काम होता है वो हमारे पास करता है अर्थमेटिक यूनिट। और जितना भी हमारे पास LU का काम लॉजिक यूनिट होती है ना, कि जितना भी हमारे पास लॉजिकल वर्क होता है वो हमारे पास कौन करता है, LU। नेक्स्ट हमारे पास आता है CU। CU स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट। बेसिकली कंट्रोल यूनिट क्यों यूज़ होता है, किसी चीज़ को, किसी जॉब को, किसी एक्शन को कंट्रोल करने के लिए या फिर मैनेज करने के लिए, कि फर्स्ट कौन सा वर्क होगा, सेकंड कौन सा होगा, थर्ड कौन सा होगा। इन्हें मैनेज भी कंट्रोल यूनिट करता है और इन्हें कंट्रोल भी, के मतलब इनका जितना भी कंट्रोल होता है, मतलब हर जॉब्स का जो हेड होता है वो हमारे पास कंट्रोल यूनिट होता है। ओके, अब थर्ड हमारे पास है क्लॉक। क्लॉक हमारे पास क्यों यूज़ होता है, वो क्लॉक यूज़ होता है हमारी कंप्यूटर की स्पीड को मेजर करने के लिए। और इसका जो मेजर करता है उसकी वो स्पीड को शो करवाता है हर्ट्ज में। और हर्ट्ज किसका यूनिट है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी का। क्लॉक हमें क्या बताता है, क्लॉक हमें ये बताता है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो एक सेकंड में कितने मशीन साइकिल हैं वो जनरेट करता है या एग्जीक्यूट करता है। तो फ्रीक्वेंसी, बेसिकली फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट इन 1 सेकेंड। मिसाल के तौर पे अगर आपकी कोई फ्रेंड है और वो आपसे ये कहती है कि मेरे पास एक CPU है और उसकी जो स्पीड है या उसका क्लॉक है वो मेरे पास है 4 GHz। इसका मतलब उसका जो कंप्यूटर है वो एक सेकंड में 4 गीगा, ठीक है, मतलब उसका जो कंप्यूटर है वो 4 GHz मतलब 4 बिलियन जो मशीन साइकिल है वो एक सेकंड में कंप्लीट करता है। तो सोचें कि अगर किसी कंप्यूटर की स्पीड ऐसी हो जो एक सेकंड में 4 गीगा हर्ट्ज एग्जीक्यूट करे, तो कितना यूजफुल कंप्यूटर है, मतलब कितनी अच्छी स्पीड है उसकी। ठीक है, अब बात करते हैं रजिस्टर्स की। रजिस्टर्स है ना, वो हमारे CPU की इंटरनल मेमोरी है। अगर CPU के पास कोई डाटा है और उसको स्टोर करवाना है तो सबसे पहले स्टोर होगा रजिस्टर में। और जो रजिस्टर्स होती हैं उनकी जो तादाद होती है वो हर कंप्यूटर में डिफरेंट होती है, और इनके जो साइजेस होते हैं वो भी डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है ना, जितना भी वर्क आता है ना, जितना भी डाटा जो प्रोसेसिंग के लिए आता है CPU के पास, वो सबसे पहले स्टोर होता है रजिस्टर में। और बिफोर प्रोसेसिंग भी रजिस्टर में सेव होता है और आफ्टर प्रोसेसिंग भी रजिस्टर में सेव होता है। और रजिस्टर में सेव होने के बाद वो फिर जाता है मेमोरी में या फिर आउटपुट डिवाइस पे। ठीक है, उससे पहले आपको एक और बात बता दूं कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं, CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये जितने भी डिवाइसेस हैं ना, ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं।
और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं, किसी न किसी चैनल के थ्रू। और वो चैनल हमारे पास कौन सा है, उस चैनल को हम नाम देते हैं बस का। और बस में हमारे पास 4 टाइप्स की बस हैं। फर्स्ट वन इज एड्रेस बस, कंट्रोल बस, डेटा बस एंड इनपुट आउटपुट बस। व्हाट इज एड्रेस बस? एड्रेस बस क्या होगा कि अगर सीपीयू ने कोई डाटा रीड करना है या फिर राइट करना, कंप्यूटर पे सिर्फ 2 ऑपरेशन होते हैं, या फिर कोई डाटा रीड होता है या फिर राइट होता है। और अगर सीपीयू ने कोई डाटा रीड करना है या राइट करना है तो वो एड्रेस बस में क्या करेगा कि अगर इसकी रिक्वायरमेंट्स ये इनपुट आउटपुट डिवाइस है तो वो क्या करेगा, एड्रेस बस में इस कंपोनेंट का एड्रेस रखवा देगा कि जो उसकी डेस्टिनेशन होती है उसका एड्रेस जो है वो एड्रेस बस में रखवा दिया जाता है। और अगर किसी सीपीयू ने कंट्रोल यूनिट से मेमोरी में जाना हो, कहीं पे भी जाना हो, मतलब डेस्टिनेशन का जो एड्रेस होता है वो एड्रेस बस में रखवा दिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल बस की। कंट्रोल बस क्या करता है कि पूरे कंप्यूटर में एक मतलब ये कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट है। बेसिकली कंट्रोल बस ये करता है कि वो पूरे कंप्यूटर के कंट्रोल्स को हैंडल करता है कि कौन सा वर्क होना है पहले, कौन सा सेकंड पे होना है। ये क्या करता है कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक कंट्रोल के जो सिग्नल्स होते हैं वो सेंड करता है कि अगर किसी का मेमोरी ये रजिस्टर्ड है और इसने कोई डाटा यहाँ से रीड करना है तो वो यहाँ से सिग्नल भेजेगा अलाउ का, यस का, नो का, जितने मतलब सिग्नल होते हैं ना, जितना भी कंट्रोल होता है वो कंट्रोल बस के ज़रिए सिग्नल सेंड करता है कंट्रोल के। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड बस, विच वन, डेटा बस। डेटा बस क्या करती है कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक डाटा ट्रांसफ़र करती है। मिसाल के तौर पे कि अगर कोई सीपीयू है और सीपीयू ने डाटा सेंड करना है कोई मेमोरी को, या फिर रीड करना है या राइट करना है, जो भी करना है, तो क्या करेगी, जो डाटा होगा वो डाटा बस में रखवाएगी। या फिर अगर मेमोरी ने कोई डाटा सेंड करना है सीपीयू को तो वो भी डाटा बस में रखवाएगी। मतलब जितना भी डाटा का काम होगा वो डाटा बस के थ्रू होगा। एंड नाउ द लास्ट वन इज आईओ बस। आईओ बस क्या करती है, आईओ बस ये करती है कि अगर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ने कोई भी डाटा अपना भेजना हो मेमोरी में या फिर सीपीयू में तो अपना डाटा किस में रखवाएगी, आईओ बस में। ठीक है, जितना भी इनपुट आउटपुट का वर्क होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का वर्क होता है वो किसके थ्रू होता है, आईओ बस के थ्रू। आईओ बस में डाटा रखवाएगी, चाहे वो मेमोरी में रखना चाहे या फिर वो सीपीयू में रखना चाहे। ठीक है, ये हमारे पास होगी कम्युनिकेशन चैनल्स। अच्छा जी, अब बात करते हैं सेकंड, मेमोरी, स्टोरेज यूनिट एंड कैशे। ये ब्लॉक जो है ना, ये ब्लॉक कंप्यूटर की जितनी भी मेमोरीज होती हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। जब हम बात करते हैं ना मेमोरी की, तो मेमोरी में आ जाती है टेम्परेरी मेमोरी या फिर रैम। और जब हम बात करते हैं ना स्टोरेज यूनिट की, तो उसमें आ जाती है परमानेंट मेमोरी या फिर हार्ड डिस्क। ठीक है, और अब ये हमारे पास एक कैश मेमोरी होती है। ये क्या होती है, ये फास्ट होती है, इसकी स्पीड फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू मेमोरी एंड रजिस्टर, लेकिन इसका जो साइज़ होता है वो स्मॉल होता है। मेमोरी से भी स्मॉल होता है, रजिस्टर से भी स्मॉल होता है, लेकिन इसकी स्पीड सब मेमोरी से ज़्यादा तेज़ होती है। ये जो कैश होती है ना, बेसिकली देखें, ये जो सीपीयू होता है ना, सीपीयू की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, रजिस्टर से भी ज़्यादा, मेमोरी से, स्टोरेज से सबसे ज़्यादा होती है। और जब सीपीयू को कोई डाटा चाहिए होता है और वो उसे अभी ना मिले, मतलब वो अवेलेबल ना हो, तो फिर वो क्या करते हैं, वो वेट करने लग जाता है। और जब वो वेट करता है फिर वो आइडियल स्टेट में चला जाता है, क्योंकि उसे वेट करना पड़ता है। इस वजह से जब वो फाड़िक बैठा रहता है फिर तो हमें सीपीयू की स्पीड से कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपनी जितनी भी स्पीड थी वो फाड़िक रहने में ही ज़ाया कर दी। तो इस वजह से हमने सीपीयू की स्पीड को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हमने कैशे मेमोरी को यूज़ किया है। ठीक है, ये जो बेसिकली कैशे है ना, कैशे हमारे पास स्टोरेज, ये सीपीयू और स्टोरेज इसके दरमियान में कहीं वाक़या होती है, यहाँ पे ये एग्जिस्ट करती है। और ये बनाई किस लिए गई, ताकि क्योंकि इसकी जो कैशे की स्पीड है वो मेमोरी से भी ज़्यादा है और रजिस्टर से भी ज़्यादा है। अब देखें, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर कोई अंग्रेज़ आता है पाकिस्तान
और वो आपसे इंग्लिश में बात कर रहा है, तो तब तक सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, और जब तक उसका जो जिससे वो बात कर रहा है तब तक उसकी भी स्पीड अच्छी ना हो, जब तक वो इंग्लिश समझ नहीं लेता। इसी तरह अगर सीपीयू की स्पीड तेज़ है लेकिन ये आहिस्ता 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 काम करता है, तो फिर इसको तो तेज़ चलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इस वजह से हमने क्या किया, इसकी स्पीड को कंटिन्यू करने के लिए, इसे डील करने के लिए, इसको मतलब मेंटेन करने के लिए हमने कैशे को बनाया। ठीक है, और कैशे क्या होता है, कैशे इसकी स्पीड के मुताबिक काम करता है। जितना भी डाटा उसे चाहिए होता है वो फ़ौरन फास्टली इसे प्रोवाइड करता है। और अब जो कैशे है, कैशे के 3 लेवल्स हैं, 1 लेवल, कैशे 1, कैशे 2 एंड कैशे 3। जो कैशे 1 है ना वो हमारे पास सीपीयू के करीब होता है, और जो कैशे 3 है ना वो हमारे पास मेमोरी के करीब होता है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास लेवल 1 होता है ना सीपीयू के पास, उसका क्या होता है, जो स्पीड होती है ना वो ज़्यादा होती है। स्पीड इसकी ज़्यादा होती है, कैशे 1 की कैशे 2 से भी ज़्यादा होती है और कैशे 3 से भी ज़्यादा होती है। लेकिन इसकी जो स्पेस होती है ना वो एज़ कम्पेयर टू कैशे 2 एंड कैशे 3 वो कम होती है। और इसके बरअक्स अगर हम कैशे 3 को देखें, इसके पास स्पेस ज़्यादा होगी, और लेकिन जो इसकी स्पीड है ना वो हमारे पास क्या होगी, कम। ठीक है, जो सीपीयू के पास होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी और स्पेस कम होगी, और जो मेमोरी के पास होगा उसकी स्पेस ज़्यादा होगी और स्पीड कम होगी। अब देखिए मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल सीपीयू को कोई डाटा चाहिए तो सबसे पहले जाएगा रजिस्टर के पास। अगर तो उसे रजिस्टर में डाटा मिल जाता है देन ओके, लेकिन अगर नहीं मिलता फिर वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा कैशे में। और कैशे एक ऐसी मेमोरी है जिसमें हर वक्त डाटा अवेलेबल होता है, मौजूद होता है। अगर तो उसे कैशे में डाटा मिल जाता है तो फिर हम क्या कहेंगे, कैशे हिट। और अगर उसे कैशे में डाटा नहीं मिलता तो उसे हम क्या कहेंगे, कैशे मिस, कि कैशे मिस हो गया। ओके, और बेसिक माइक्रो कंप्यूटर डिज़ाइन में हम जो इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं वो भी प्लेस कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, और उसको कम्युनिकेशन किसके थ्रू करवा सकते हैं, कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू, जो कि हमारे पास एड्रेस बस, डाटा बस, कंट्रोल बस, एटस्ट्रा। अब बात करते हैं हम मेमोरी हायरार्की की। मेमोरी हायरार्की क्या करती है, इसमें हमें बताया जाता है कि किसके पास स्पेस ज़्यादा होती है और किसकी स्पीड ज़्यादा होती है। जो डिस्क स्टोरेज है इसकी स्पेस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रैम, रैम की स्पेस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कैशे, और कैशे की स्पेस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रजिस्टर। और कैशे में हमारे पास कितने लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। और स्पेस इस तरह ज़्यादा होती जाती है कि सबसे पहले इसकी स्पेस, फिर कैशे की स्पेस, उसके बाद रैम की स्पेस, और रैम के बाद अगर हम स्टार्ट से चलना शुरू करें तो नीचे जाते जाते हमारे पास क्या होती है, स्पेस इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। और अगर हम नीचे से ऊपर जाएं तो हमारे पास स्पीड इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, कि अगर डिस्क स्टोरेज है तो उसकी स्पीड एज़ कम्पेयर टू रैम कम होगी, और कैशे की स्पीड एज़ कम्पेयर टू रैम ज़्यादा होगी। कि अगर हम डाउनवर्ड से ऊपर जाते जाएं तो इसकी इंक्रीज होगी स्पीड, और अगर हम ऊपर से नीचे आए तो इंक्रीज होगी स्पेस। कि अगर इसकी स्पीड की बात करें तो फर्स्ट पे रजिस्टर की स्पीड तेज़ होगी, फिर कैशे की स्पीड ज़्यादा होगी, फिर रैम की, और फिर स्टोरेज की। और अब बात करें अगर हम इसके बाइट्स, रजिस्टर की कैपेसिटी होती है बाइट्स के अंदर, कैशे की होती है कैपेसिटी एमबीज के अंदर, और रैम की स्पेस जो कैपेसिटी होती है वो होती है टेराबाइट्स जीबीज के अंदर, और जो हमारे पास हार्ड डिस्क होती है उसकी कैपेसिटी होती है टेराबाइट्स के अंदर। ओके, होप सो आपको समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आल्सो डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।